वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2021 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहिट मूवी सांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स फुल मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं सांग-ची को सेंग-ची कहूँगा क्योंकि यार बोलने में थोड़ा इजी है इसलिए। तो मूवी स्टार्ट होती है मार्वल के आइकॉनिक टाइटल से। उसके बाद सेंग-ची के पिता वेन्यू को दिखाते हैं। ये बहुत पुराना साल होता है, हजारों सालों से टेन रिंग्स की कहानी चली आ रही है और जितने ज्यादा साल बीतते गए उतने ही और टेन रिंग्स के किस्से आते रहे और इन सारी टेन रिंग्स की कहानियों का मेन किरदार वेन्यू है। किसी को भी पता नहीं था कि वेन्यू के पास ये टेन रिंग्स कहाँ से आई, उन्हें कहाँ से मिली। वेन्यू को जैसे ही टेन रिंग्स मिली तब उन्हें अमरता हासिल हो गई और उन्हें अमरता के साथ टेन रिंग्स की पावरफुल शक्तियां भी मिल गई, जिसकी वजह से वेन्यू को घमंड आ गया और वो हजारों सालों से अपने दुश्मनों को हराते आ रहे हैं। हर जमाने में अपने दुश्मनों को हराते और सरकारें गिराते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सेना का नाम टेन रिंग्स रखा है। उसके बाद वेन्यू को साल 1996 में दिखाते हैं। वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने साम्राज्य में आते हैं। वेन्यू को एक मैप और किताब के जरिए एक जादू अदृश्य गांव के बारे में पता चलता है जहाँ मिथिकल क्रीचर के साथ वहाँ के लोग अभी भी देवताओं की युद्ध कला जानते हैं। उस जगह का नाम तालो होता है और वेन्यू को वहाँ पर जाना होता है, इसलिए वहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ियों में निकल पड़ते हैं। वेन्यू मैप में रास्ता देखकर जंगल में अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तभी वहाँ का जंगल हिलने लगता है। जंगल के सारे पेड़ उन्हें तालों में जाने से रोकने लगते हैं। वेन्यू की गाड़ी खाई में गिर जाती है पर वेन्यू वक्त रहते गाड़ी में से नीचे कूद जाता है। अब वो अकेला चलते हुए जंगल में जाता है, तभी वेन्यू को वहाँ एक लेडी दिखती है। वेन्यू उसे तालों में जाने का रास्ता पूछता है। लेडी उसे कहते हैं कि तालों में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस बात से वेन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी के साथ लड़ने लगता है। वेन्यू टेन रिंग्स की ताकत लगा कर लड़ता है पर वो लेडी वेन्यू के हर एक वार को बड़ी आसानी से हराने लगती है। उसके साथ लड़ते हुए वेन्यू को उससे प्यार होने लगता है। वेन्यू हार जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वेन्यू को दिखाते हैं उसके हाथ में एक बच्चा होता है। उस लेडी को भी वेन्यू से प्यार हो गया था। उस लेडी का नाम यिंगली होता है और वो लेडी उसके जादुई गांव तालो से यहाँ पर आई होती है। ये पूरी कहानी यिंगली अपने बेटे सांग-ची को बता रही होती है। छोटा सांग-ची अपनी मॉम से पूछता है कि अगर डैड के पास टेन रिंग्स की शक्तियां थी तब आपने उन्हें कैसे हराया। फिर यिंगली सांग-ची को बताती है कि वो जिस गाँव से यहाँ पर आई है वहाँ के सभी लोगों को महाराष्ट्र की शक्तियों का वरदान मिला है। सांग-ची अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपके पास अभी भी वो शक्तियां है। फिर यिंगली उसे कहती है कि उसने अपने प्यार के लिए अपनी शक्तियां तालों में ही छोड़ दी थी। उसके बाद यिंगली सांग-ची को एक लॉकेट देती है और उसे हमेशा अपने पास रखने को कहती है। दोस्तों ये सब सांग-ची का पास था जिसमें हमें सांग-ची के पिता वेन्यू और उसकी मॉम यिंगली के बारे में बताया गया है। उसके बाद प्रेजेंट डे में बड़े सांग-ची को दिखाते हैं। उसके पास एक कार्ड होता है जिस पर रिटर्न वाले सेक्शन में चाइना का एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर सांग-ची थोड़ी एक्सरसाइज करता है और जॉब पर जाने के लिए तैयार होता है। सांग-ची अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में रहता होता है और एक होटल में वैलेट की जॉब करता होता है। उसके साथ उसकी दोस्त केटी भी होती है। वो बहुत मस्तीखोर होती है। वहाँ पर एक चमचमाती BMW कार आती है। केटी तुरंत उस कार में बैठ जाती है पार्क करने के लिए। सांग-ची उसे कहता है कि गाड़ी से उतर, कहीं ठुक जाएगी तो हमारी जॉब भी चली जाएगी और कर्जा भी हम नहीं उतार पाएंगे। पर केटी नहीं मानती। दोनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि सांग-ची का नाम यहाँ सॉन है और वो 10 साल से यहाँ पर रहता है। केटी और सांग-ची की दोस्ती भी 10 साल पुरानी होती है। केटी सांग-ची को कार में बिठाकर बहुत तेज भगाती है। सांग-ची कार में बैठकर बहुत डर जाता है। उसके बाद सांग-ची के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि कॉलेज में केटी के साथ उसकी दोस्ती कैसे हुई थी। केटी कितनी मस्तीखोर है, कैसे उसने सांग-ची को कॉलेज के पहले दिन ही एक बॉडी बिल्डर से गाना गाकर बचाया था। ये सब बातें वहाँ पर होती है। वहाँ पर लोग थैनोस की चुटकी बजाने से आधी दुनिया के लोग गायब हो गए वो भी बातें करते हैं। उसके बाद केटी और सांग-ची पार्टी करते हैं। फिर सुबह सांग-ची केटी के घर जाता है केटी को जॉब पर ले जाने के लिए। फिर सांग-ची और केटी दोनों जॉब पर जाने के लिए एक बस में चले जाते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते तभी एक बंदा उनके पास आता है और सांग-ची से वो लॉकेट मांगता है। सांग-ची उसे मना कर देता है। फिर दूसरे गुंडे बस में सांग-ची को पकड़ लेते हैं और वो गुंडा फिर से वो लॉकेट मांगता है। केटी बीच में बोल रही थी इसलिए वो गुंडा केटी को धक्का दे देता है। ऐसा देखकर सांग-ची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में उस गुंडे को दूर फेंक देता है। केटी इसे देखकर दंग रह जाती है। फिर स्टार्ट होता है सांग-ची का उन गुंडे के साथ एक्शन सीन। सांग-ची सबको पेलने लगता है। इस एक्शन सीन में सांग-ची को देखकर आपको जैकी चैन वाली वाइब्स आ जाएगी। सांग-ची को गुंडों से लड़ते हुए देखकर केटी उसको पूछती है कि तू है कौन। फिर बस में एंट्री होती है रेजर फिस्ट की। वो सांग-ची पर हमला कर देता है पर सांग-ची उसके हर एक वार से बचता है और उसको अच्छी टक्कर देता है। बस में एक बंदा उनकी वीडियो बना रहा होता है। रेजर फिस्ट की ब्लेड बस में ब्रेक वाले सिस्टम में लग जाती है और बस की ब्रेक फेल हो जाती है। बस ड्राइवर बेहोश हो जाता है। फिर केटी उस बस को चलाने लगती है। सांग-ची केटी को कहता है कि मेरे कहने पर बस को राइट मोड़ना। उसके बाद सांग-ची उन सारे गुंडों को पेलने लगता है। रेजर फिस्ट के साथ वाला एक्शन सीन तो बहुत ही कमाल का होता है। तभी सांग-ची केटी को सिग्नल दे देता है बस को राइट की तरफ मोड़ने का, क्योंकि रेजर फिस्ट की ब्लेड से बस का पिछला हिस्सा कट चुका होता है। इसलिए बस जैसे ही राइट मुड़ती है तो बस का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है। सांग-ची तुरंत उस बस के आगे वाले हिस्से में कूद जाता है पर बस की ब्रेक फेल थी, इसलिए बस रोड पर सारी गाड़ियों को ठोकते हुए और पार्किंग में रखी गाड़ियों को कुचलते हुए आखिर में एक ट्रक की वजह से रुकी जाती है। बस रुकने के बाद सांग-ची अपने गले में लॉकेट को ढूंढता है। वो लॉकेट उसके गले में नहीं होता। अगले सीन में रोड पर बस के पिछले वाले हिस्से में से रेजर फिस्ट बाहर निकलता है और उसके हाथ में सांग-ची का लॉकेट होता है। उसके बाद केटी घर आकर सांग-ची से पूछती है कि आखिर तू है कौन, तुझे मारने वो गुंडे क्यों आए थे। सांग-ची केटी से कहता है कि मुझे मकाऊ जाना होगा मेरी छोटी बहन को बचाने, और वो गुंडे जो बस में आए थे वो मेरे डैड ने ही भेजे थे। सांग-ची केटी को कार्ड भी दिखाता है जिस पर चाइना का एड्रेस लिखा हुआ था। सांग-ची वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है। केटी भी उसके साथ चलने को कहती है। उसके बाद सांग-ची को उसके बचपन के दिन याद आते हैं। उसकी एक छोटी बहन भी होती है पर उस टाइम उनकी मॉम गुजर चुकी थी।
फिर सेंची के डैड वेन्यू उसे लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। वो छोटे सेंची से कड़ी मेहनत वाली ट्रेनिंग कराते हैं। फिर सेंची बड़ा होता है। वेन्यू उसे जान लेने का हर एक तरीका सिखाता है और उसके शरीर को लोहे जितना मजबूत बनाता है। सेंची की बहन सेलिंग सेंची को देखकर खुद ही घर में ट्रेनिंग करने लगती है। उसके डैड उसको ट्रेनिंग नहीं देते, इसलिए वो खुद देखकर सीखने लगती है। जैसे ही सेंची 14 साल का होता है तब उसके डैड वेन्यू उसको एक मिशन पर भेजते हैं। अपनी मॉम के कातिल को मारने का मिशन देते हैं। सेंची तैयार हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट डे को दिखाते हैं। सेंची और केटी चाइना में मकाऊ जाने के लिए प्लेन में आ जाते हैं। सेंची अपने बचपन की कहानी केटी को बता रहा होता है। वेन्यू ने उसे अपनी मॉम के कातिल को मारने का मिशन दिया था। सेंची वो मिशन नहीं करता। वो 14 साल की उम्र में घर छोड़कर अमेरिका में आ जाता है। ये सब बातें वो केटी को बताता है। उसका सेंची केटी को अपना रियल नेम बताता है। केटी को उसका रियल नेम 10 साल से सॉन पता था। अब सेंची उसे सब कुछ सच बता देता है। अगले सीन में वो दोनों चाइना पहुंच जाते हैं। हर तरफ कलरफुल बिल्डिंग होती है। इतने साल बाद सेंची अपने देश में आकर खुश होता है। केटी भी वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों उस कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग होती है जो आधी बनी हुई होती है। सेंची और केटी उस बिल्डिंग की लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट में एक बंदा सेंची से साइन करवाता है। सेंची उसे यहाँ अपनी बहन सियालिंग के बारे में पूछता है। तब वो बंदा उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर लिफ्ट रुकती है और जैसे ही डोर ओपन होता है तब एक बंदा सेंची और केटी को पहचानता होता है उनकी बस वाली वीडियो देखकर। यही जगह गोल्डन डेगर्स क्लब होती है, मतलब कि एक फाइट क्लब होता है। यहाँ पर वो बंदा सेंची को फाइट करने को कहता है। उस बंदे का नाम जॉन जॉन होता है। वो उन्हें बताता है कि इस फाइट क्लब में जो भी फाइट होती है वो सब डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम होती है और ऑनलाइन हजारों लोग बैटिंग करते हैं। सेंची जॉन जॉन को कहता है कि वो यहाँ फाइट करने नहीं आया है, वो अपनी बहन सू सालिंग को ढूंढने आया है। जॉन जॉन सेंची को वो एरिया बताता है जहाँ सेंची को फाइट करनी होती है। दोस्तों उस जगह अबोमिनेशन और वॉन्ग फाइट कर रहे होते हैं। अगर आप अबोमिनेशन को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि अबोमिनेशन हल्क का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पहली बार इसे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखाया था। वॉन्ग अबोमिनेशन को हरा देता है। सेंची वॉन्ग और अबोमिनेशन की फाइट को देखकर जॉन जॉन को कहता है कि वो वहाँ पर नहीं लड़ेगा, पर जॉन जॉन उसे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दी है, इसलिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। जॉन जॉन सेंची को कहता है कि एक फाइट कर लो, उसके बाद वो मदद करेगा उसकी बहन को खोजने में। फिर केटी के कहने पर सेंची तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। अगले सीन में वॉन्ग और अबोमिनेशन को दिखाते हैं। वॉन्ग उसका दोस्त होता है। फाइट खत्म हो जाने के बाद वॉन्ग उसको अपने साथ ले जाता है। सेंची ये सब देख रहा था। फिर वो जैसे स्टेज पर चढ़ता है तो वहाँ उसके सामने उसकी बहन सियालिंग होती है फाइट करने के लिए। वो सेंची पर हमला कर देती है। सेंची अपनी बहन को देखकर उसे कुछ नहीं करता और उससे फाइट भी नहीं लड़ता। वो सियालिंग को समझाता है क्योंकि वो बहुत नाराज होती है। वो सेंची को मारती रहती है। सेंची उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ क्योंकि डैड ने हमें ढूंढ लिया है और मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ, ऐसा वो कहता है। सियालिंग सेंची को कहती है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अब सियालिंग को अपने बचपन का दिन याद आता है। वो अपने भाई सेंची को कहती है कि मत जाओ, पर सेंची उसे कहता है कि वो 3 दिन में वापस लौट आएगा और वहाँ से चला जाता है। पर कई साल बीत जाते हैं पर सेंची वापस नहीं आता, इसलिए सियालिंग सेंची से बहुत नाराज होती है। सियालिंग सेंची को फाइट में हरा देती है। फाइट खत्म होने के बाद सेंची और सियालिंग बात करते हैं। सियालिंग इस पूरे फाइट क्लब की ओनर होती है। सेंची सियालिंग को बताता है कि टेनिंग्स ने उस पर हमला किया था और उसका लॉकेट भी छीन लिया और अब वो तुम्हारा लॉकेट लेने भी आएंगे। सेंची और सियालिंग को पता नहीं चल पाता कि उनके डैड को इस लॉकेट का क्या काम है। फिर सियालिंग केटी को अपने बारे में बताती है और सेंची के बारे में भी बताती है कि कैसे वो 10 साल पहले अपनी छोटी बहन को छोड़कर भाग गया था। अब सियालिंग सेंची को कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर सेंची उसे बोलता है कि तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था। सियालिंग उसे कहती है कि मैंने कोई पोस्ट कार्ड तुम्हें नहीं भेजा था। तभी वहाँ 10 रिंग्स के लोग आ जाते हैं। सियालिंग वहाँ से चली जाती है। फिर सेंची केटी को लेकर भागने लगता है। दोनों भागते हुए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फ्रेम पर चढ़ जाते हैं। 10 रिंग्स के गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं। सेंची केटी को आगे भेजकर उन 10 रिंग्स के गुंडों से लड़ने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीन बहुत ही कमाल का होता है। उसके बाद एक गुंडा केटी के आगे आ जाता है। वो केटी को लात मारकर नीचे फेंक देता है, पर केटी जल्दी से लकड़े को पकड़ लेती है, पर वो लकड़ा भी नीचे की तरफ झुकने लगता है, इसलिए केटी का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। उस वक्त सेंची उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बहुत सारे टेनिस के गुंडे उसके साथ लड़ रहे होते हैं। फिर उसी टाइम सियालिंग वहाँ आकर केटी को बचा लेती है। उसके बाद सियालिंग सेंची की मदद करने चली जाती है। उसके बाद एक गुंडा सियालिंग के गले से वो लॉकेट छीन लेता है। ये वही गुंडा था जो बचपन में सेंची को लड़ने की ट्रेनिंग देता था। सेंची उस गुंडे के पीछे जाता है। दोनों की खूब लड़ाई होती है। आखिर में सेंची उसे मारने वाला होता है, तभी उसके डैड वेन्यू वहाँ आ जाते हैं और 10 रिंग्स की ताकत से सेंची को रोक लेते हैं उस गुंडे को मारने से। फिर वो गुंडा सियालिंग का लॉकेट वेन्यू को दे देता है। उसके बाद वेन्यू उन सभी को अपने घर ले जाता है। वेन्यू अपनी 10 रिंग्स की फौज को गर्व से कहता है कि मेरा बेटा घर आ गया है। अगले सीन में सेंची को दिखाते हैं। सेंची को अपने कमरे में आकर अपने बचपन के दिन याद आते हैं। फिर सब लोग खाने बैठते हैं। सेंची के डैड केटी को अपने बारे में बताते हैं। वेन्यू के डिस्कशन के दौरान वहाँ मैंडरिन के बारे में भी जिक्र होता है। दोस्तों मैंडरिन को हमने आयरन मैन 3 में देखा था, जो एक आतंकवादी था, पर असली था या नकली वो मुझे याद नहीं है। फिर वेन्यू अपनी वाइफ यिंगली के बारे में भी बताता है कि कैसे वो पहली बार मिले थे और यिंगली ने वेन्यू के लिए अपनी शक्तियां तालों में छोड़ दी थी और वेन्यू ने भी यिंगली के लिए अपने 10 रिंग्स उतार दिए थे। वेन्यू की फैमिली बहुत खुश थी। फिर यिंगली के गुजर जाने के बाद वेन्यू फिर से पहले जैसा हो गया। वेन्यू सेंची केटी और सियालिंग को एक कमरे में ले आता है और उनकी मॉम के बारे में बताता है। वेन्यू सेंची और सियालिंग को कहता है कि उनकी मॉम अभी भी जिंदा है, वो अपनी जादुई दुनिया तालों में एक पहाड़ पर बड़े दरवाजे के पीछे कैद है। सेंची और सियालिंग को यकीन नहीं होता। फिर वेन्यू ने बताता है कि तुम्हारी मॉम मुझे आवाज दे रही है, मुझे पुकारती है, मदद मांग रही है उन्हीं के लोगों से उसे बचाने के लिए। इसलिए वेन्यू सेंची को अपनी मॉम को तालों से बचाने के लिए कहता है, पर सेंची को अपने डैड की बात पर यकीन नहीं होता। उसके बाद वेन्यू सेंची और सियालिंग के लॉकेट को उनके घर में ड्रैगन के स्टैचू के दोनों आंखों पर रखता है। तभी दोनों तरफ से पानी आता है और तालों में जाने का रास्ते का मैप बनता है। वेन्यू ने सेंची और सियालिंग को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो भी वेन्यू के साथ अपनी मॉम को तालों से छुड़ाने में मदद कर सके।
सके। वेनु अपनी फौज को कहता है कि हम 3 दिन बाद तालों में जाएंगे मेरी बीवी को छुड़ाने। सियालिंग उन्हें कहती है कि अगर तालों में रहने वाले लोगों ने आपको रोका तब आप क्या करोगे। फिर वेनु उसे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तब मैं वहाँ के पूरे गाँव को जला के राख कर दूंगा। सेंची इस बात से अपने डैड के खिलाफ हो जाता है। अब वेनु को गुस्सा आ जाता है और वो सेंची को जमीन पर पछाड़ देता है। सियालिंग उसे रोकती है पर वेनु उसे ही पछाड़ देता है। केटी से देखकर डर जाती है। वेनु उन तीनों को कैद कर देता है। उसके बाद तीनों को वहाँ किसी का चिल्लाने की आवाज आती है। तीनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ ट्रेवर था जिसको हमने आयरन मैन 3 मूवी में देखा था, मैंडरिन के नाम से। ट्रेवर उनको अपने बारे में बताता है कि कैसे उसने अमेरिका में टेररिस्ट बनने की एक्टिंग की, फिर वो जेल में गया, फिर वेनु ने उसको छुड़ाया और अपने यहाँ जोकर बना के रखा। फिर अचानक वहाँ मुंडी विगर का क्रीचर आता है। सेंची और केटी उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये मॉरिस है। मॉरिस के बाद ट्रेवर समझ पाता है मॉरिस सेंची को पहचानता होता है। सेंची को पता नहीं चलता कि मॉरिस उसे कैसे जानता है। फिर ट्रेवर सेंची को बताता है कि मॉरिस पहले यिंगली के साथ यानी सेंची की मॉम के साथ तालों में रहता था, इसलिए मॉरिस सेंची को जानता था। ट्रेवर सेंची को बताता है कि मॉरिस को घर जाना है। फिर सेंची उसे बोलता है कि मैं भी इसे घर ले जाना चाहता हूँ, पर तालों में जाने का रास्ता साल में एक ही बार खुलता है। तभी मॉरिस ट्रेवर को कहता है कि वो इन सबको तालों में ले जा सकता है। जंगल के भूल भुले वाले रास्ते से तालों में जाने का रास्ता मॉरिस बता सकता है। उसके बाद सियालिंग वहाँ के अंदर की दीवार तोड़ती है क्योंकि वहाँ से सुरंग जाती है गाड़ी वाले गैराज में। फिर सब लोग उस सुरंग के रास्ते से गाड़ी वाले गैराज में पहुंच जाते हैं। फिर सियालिंग रेजर फिश की गाड़ी की चाबी ले लेती है। सब लोग उसमें बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। गाड़ी को केटी चलाती है। तभी 10 रिंग्स के गुंडे उन्हें रोकने आ जाते हैं। वहाँ भी एक्शन सीन होता है पर केटी गाड़ी तेज चलाते हुए सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। वेनु ये सब सीसीटीवी में देख रहा था और रेजर फिश को जंग की तैयारी करने को कहता है। अगले सीन में ट्रेवर को दिखाते हैं। वो केटी को अपने बारे में बताता है क्योंकि उसने एक्टिंग का रास्ता चुना, मतलब कि टेररिस्ट की एक्टिंग का रास्ता। वो लोग जंगल के पास आ चुके थे। सब लोग मॉरिस के हाँ करने का वेट कर रहे थे। तभी मॉरिस हाँ कर देता है। केटी गाड़ी को जंगल में चलाने लगती है। जंगल उनको भी रोकने की कोशिश करता है पर मॉरिस जल्दी से उनको रास्ता बताता है और जंगल में से बाल बाल बच के बाहर निकलते हैं। मॉरिस के कहने पर सब लोग एक झरने के अंदर चले जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर तालों में पहुंच जाते हैं। तालो बहुत ही सुंदर जगह होती है। वहाँ हर तरफ एक से एक सुंदर क्रीचर होते हैं। वहाँ मॉरिस के प्रजाति के भी क्रीचर होते हैं। फिर सब लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं। सेंची को सब देखकर विश्वास हो जाता है कि उसकी मम बचपन में सिर्फ तालों की कहानियां नहीं सुनाती थी, वो सब हकीकत थी। गाँव वाले बाहर के पराई लोगों को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। सेंची और सियालिंग गाड़ी से बाहर उतरते हैं। गाँव वालों को हाई करते हैं और उन्हें अपनी मम यिंगली के बारे में बताते हैं पर गाँव के लोग उन्हें हथियार दिखाकर वापस जाने को कहते हैं। तभी वहाँ सेंची की मम यिंगली की बहन यिंगनान वहाँ आती है और गाँव वालों को अपने हथियार नीचे करने को कहती है। यिंगनान सेंची और सियालिंग को बताती है कि वो उनकी मौसी है। सेंची और सियालिंग को यहाँ देखकर उनकी मौसी बहुत खुश होती है। वो केटी और ट्रेवर से भी मिलती है। मॉरिस तुरंत मौसी के पास चला जाता है। उसके बाद सेंची अपनी मौसी को बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि डैड यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद सेंची और सियालिंग की मौसी उन्हें इस जगह के बारे में बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि तालों में रहने वाले लोग 4000 सालों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तालों में रहने वाले सभी लोग काले द्वार के रखवाले हैं और हमारी दुनिया को काले द्वार के अंदर की बुराई से बचा रहे हैं। सेंची मौसी को कहता है कि हमारे डैड उसी दीवार को खोलने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ उसी दरवाजे के पीछे कैद है। मौसी उन्हें पूछती है कि तुम्हारे डैड को ऐसा क्यों लगता है कि यिंगली उस काले द्वार के पीछे कैद है। फिर सियालिंग मौसी को बताती है कि डैड को उनकी आवाज सुनाई देती है। उसके बाद मौसी इन सबको काले द्वार के बारे में बताती है और हजारों सालों पहले यहाँ एक जंग हुई थी उसके बारे में भी बताती है। तालों में ऐसे शहर है जो ब्रह्मांड से ही बढ़कर है। यहाँ पर बहुत शांति थी लेकिन हजारों सालों पहले अंधेरे के एवन ने इस जगह पर हमला कर दिया था। वो साथ में अपनी आत्मा भक्षक फौज भी लेकर आया था। आत्मा खाते ही उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। तालों की दुनिया को तबाह करने के बाद वो हमारी दुनिया में आया। अब उसको हराने के लिए तालों के लोगों ने अपने सबसे सूरवीर योद्धाओं को वहाँ पर भेजा पर वो भी अंधेरे के एवन से हार गए। तभी वहाँ महारक्षक आए। महारक्षक एक ड्रैगन है। उन्होंने अंधेरे के एवन और उसकी फौज को काले द्वार के पीछे कैद कर दिया और अभी तक वो कैद है। महारक्षक ने तालों के लोगों को शक्तियों का वरदान भी दिया था और काले द्वार की रक्षा करने को कहा था। अगले सीन में तालों में बन रहे हथियार को दिखाते हैं जो ड्रैगन की स्किन के बने हैं। उसके बाद केटी आंटी के साथ तीर लेकर चली जाती है। आंटी उसे तीर चलाना सीखने को कहती है। अगले सीन में मौसी को दिखाते हैं। वो सेंची और सियालिंग को लेकर उनकी मम के फोटो के पास ले आती है और उनके बारे में बताती है। उनकी मम को पता था कि बड़े होकर सेंची और सियालिंग यहाँ पर आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ खास तैयार करके रखा था। उनकी मौसी उन्हें वो चीज बताती है। सेंची के लिए उसमें ड्रैगन की स्किन का सूट था और सियालिंग के लिए भी एक सूट था। अगले सीन में सियालिंग को दिखाते वो वहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी। उसे उन्हें देखकर अपने बचपन की याद आ रही थी क्योंकि उसके डैड ने उसको कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी थी क्योंकि वो लड़की है इसलिए। पर यहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं था। उसकी मौसी उसे सब कुछ समझाती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ लड़कियां भी हजारों सालों से ट्रेनिंग करती है। उसके बाद मौसी सियालिंग को हथियार देती है। सियालिंग उसी हथियार से ट्रेनिंग करने लगती है। दूसरी तरफ केटी तीर चलाना सीख रही थी। सेंची अपनी मौसी को कहता है कि सिर्फ मेरी मम्मी थी जो डैड को हरा सकती थी, मुझे देखना कि वो कैसे हराती थी। उसके बाद सेंची और उसकी मौसी का एक्शन स्टार्ट होता है। ये कोई एक्शन नहीं था, बस सेंची देखना चाहता था कि यहाँ के लोग कैसे लड़ते हैं। सेंची की मौसी उसे हरा देती है और सेंची को समझाती है कि खुद से मत भागो। अगले सीन में वेनु को दिखाते हैं। उसको फिर से यिंगली की आवाज सुनाई देती है और दिखती है। फिर वहाँ रेजर फिस्ट आता है और वेनु को कहता है कि हम तैयार है। वेनु से कहता है कि कल सूरज निकलते ही वहाँ रास्ता खुल जाएगा, हम तभी निकल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सेंची को दिखाते हैं जो अपने बचपन को याद कर रहा था। उसकी मॉम उसे सिखा रही थी। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये आयरन गैंग के मेंबर होते हैं जो वेनु के दुश्मन थे। वेनु घर पर नहीं था इसलिए वो गुंडे वेनु का बदला उसकी वाइफ से लेना चाहते हैं। यिंगली अपने बच्चों को अंदर भेजकर उनसे लड़ती है। उसने वेनु के लिए अपनी शक्तियां तालों में छोड़ दी थी, फिर भी वो उनसे लड़ती है पर आखिर में वो लड़ते हुए मर जाती है। छोटा सेंची अपनी मॉम को देखकर बहुत इमोशनल होता है। वेनु जब अपने घर आता है तब अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। यिंगली के लिए उसने टेनिस उतार दिए थे पर अब यिंगली के जाने के बाद फिर से वो मजबूर हो गया है उन्हें पहनने के लिए। अब वेनु उस गैंग को मारना चाहता था इसलिए टेनिस को पहनकर अपने बेटे सेंची को लेकर उन गुंडों
के पास जाता है और सबको मार डालता है। सेंची ये सब देखकर डर जाता है। वेन्यू को बस आयरन गैंग का बॉस नहीं मिलता। वेन्यू सेंची को सिखाता है कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। सेंची अपने डैड से बहुत डर जाता है। फिर जब सेंची 14 साल का होता है तब वेन्यू को उस गैंग के बॉस का पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने बेटे सेंची को वहाँ भेजता है। सेंची ने स्टार्टिंग में केटी से कहा था कि उसने उसके मॉम के कातिल को नहीं मारा था, पर वो उसने झूठ कहा था। अब सेंची केटी को सच्चाई बताता है कि सेंची ने उसके मॉम के कातिल को मार दिया था। सेंची केटी को कहता है कि उसकी मॉम के मौत के जिम्मेदार उसके डैड है। अब उसके डैड उसकी मॉम का घर तबाह करने आ रहे हैं। फिर सेंची बोलता है कि मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अब सुबह होती सब लोग हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि वेन्यू आज यहाँ पर आने वाला है लड़ाई करने के लिए। अगले सीन में वेन्यू अपनी फौज के साथ तालों में पहुंच जाता है। पूरा गाँव वेन्यू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सेंची और सियालिंग भी तैयार होते हैं। वेन्यू सेंची को कहता है कि तुम उन्हीं की मदद कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद करके रखा है। तभी मौसी वेन्यू को कहती है कि इंग्ली वहाँ पर नहीं है, यानी काले द्वार के पीछे वो नहीं है। पर वेन्यू को किसी का भी यकीन नहीं होता। वेन्यू अपनी फौज को गाँव वालों पर हमला करने को कहता है। अब यहाँ बड़ी जंग स्टार्ट हो जाती है। तालों के लोग और उनके एनिमल्स भी वेन्यू की फौज के साथ लड़ने लगते हैं। वेन्यू उस दरवाजे के पास जाने लगता है। सेंची अपने डैड को रोकने के लिए गुंडों से लड़ते हुए जाने लगता है। वेन्यू अपनी वाइफ की फोटो पर अगरबत्ती करता है। सेंची वहाँ पर आ जाता है। सेंची के डैड उसे कहते हैं कि मुझसे अकेले लड़ने की गलती मत करना। फिर सेंची उनसे कहता है कि मैं नहीं डरता आपसे, और वहाँ पर स्टार्ट होता है बाप और बेटे का एक्शन सीन। एक तरफ बाप के पास 10 रिंग्स की शक्तियाँ है तो दूसरी तरफ सेंची के पास स्किल्स और ड्रैगन का सूट है। वेन्यू सेंची को अच्छी टक्कर देता है। वेन्यू सेंची को कहता है कि उसने उसकी मॉम को उस दिन नहीं बचाया था, पर वो कैसे बचा सकता था, वो तो उस वक्त बहुत छोटा था। पर वेन्यू के दिमाग को अंधेरे के हैवान ने गुमराह कर दिया था, इसलिए वो ऐसा सब कर रहा था। सेंची को वेन्यू अपनी 10 रिंग्स की पूरी ताकत लगा के मारता है। सेंची बहुत ही तेज पानी में जाता हुआ डूब जाता है। सेंची को मारने के बाद वेन्यू काले द्वार के पहाड़ पर चला जाता है। वहां से फिर से इंग्ली की आवाज आती है और वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। अंधेरे के हैवान ने वेन्यू को इसलिए चुना था क्योंकि उस दरवाजे को सिर्फ 10 रिंग्स की ताकत ही तोड़ सकती है। वेन्यू ने जैसे 2-3 फटके मारे तब उस दरवाजे में से अंधेरे के हैवान की फौज बाहर निकलने लगती है। मौसी उनको बाहर आते हुए देख लेती है। सियालिंग रेजरफिश को कहती है कि हम सबको साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान की फौज से लड़ना होगा, पर रेजरफिश नहीं मानता। जब उस आत्माभक्षक शैतान ने इसकी आत्मा खींच ली तब रेजरफिश को पता चलता है कि उनके हथियार उन आत्माभक्षकों को मार नहीं सकेंगे, पर तालों के लोगों के ड्रैगन वाले हथियार उन शैतानों को मार सकते हैं। इसलिए अब वेन्यू की फौज तालों के लोगों के साथ मिलकर उन शैतानों से लड़ने लगती है। आत्माभक्षक आत्माएं ले जाकर उस अंधेरे के हैवान को दे रहे थे जो अभी उस द्वार के अंदर था। उसके बाद सेंची को दिखाते हैं जो पानी में डूब रहा था, और वेन्यू लगातार उस दरवाजे को तोड़ रहा था। अब उस दरवाजे में से बहुत सारे आत्माभक्षक बाहर निकल आते हैं। तालों के लोग और वेन्यू के लोग तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। अगले समय सेंची को दिखाते हैं वो अभी पानी में डूब रहा था। तभी वहाँ महारक्षक आते हैं सेंची को बचाने के लिए। सेंची को जैसे ही होश आता है तो अपने सामने महारक्षक को पाता है। महारक्षक यानी ड्रैगन। वो सेंची को अपने पर बिठाकर आत्माभक्षक को मारने लगता है। ड्रैगन भी बहुत सारे आत्माभक्षकों को मार डालता है। फिर मौसी सेंची को कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। फिर सेंची उसके डेड को रोकने जाने लगता है। सेंची उस पहाड़ पर पहुंचकर अपने डेड को मना करने लगता है कि उस काले द्वार को मत तोड़ो, पर उसके डेड मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब सेंची के पास महारक्षक की ताकत होती है, इसलिए वो अपने डेड को हराने लगता है और उनके टेनिस को भी खुद कंट्रोल करने लगता है। जब ये टेनिस वेन्यू के पास आती है तब उसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब सेंची के पास आती है तब उसका कलर गोल्डन कलर का हो जाता है। दोस्तों ये एक्शन सीन बहुत ही कमाल का होता है, और जब सेंची उन टेनिस को कंट्रोल करता है तब वो सीन तो बहुत ही गजब होता है। सेंची के पास टेनिस आ जाने के बाद वो अपने डेड को नहीं मारता और टेनिस फिर से उनके पास फेंक देता है। सेंची अपने डेड को कहता है कि हमें आपकी जरूरत है। उतने में ही उस दरवाजे को तोड़कर अंधेरे का हैवान बाहर निकल आता है और वो वेन्यू को पकड़कर उसकी आत्मा खींचने लगता है। सेंची ऐसा देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उस वक्त वेन्यू मरते हुए अपनी टेनिस सेंची को दे देते हैं और वो आखिर में मर जाते हैं। और वो शैतान सेंची को मारने आता है। तभी वहाँ महारक्षक आ जाते हैं और उस शैतान के साथ लड़ने लगते हैं। महारक्षक के ऊपर सियालिंग बैठी होती है। फिर सेंची उन पर बैठ जाता है और शैतान को मारने के लिए जाता है। उस शैतान के आत्मा भक्षक उसके लिए आत्माएं लाने लगते हैं, जिससे वो बहुत ताकतवर और बड़ा बन जाता है। अब वो शैतान ड्रैगन की आत्मा लेना चाहता होता है, इसलिए वो ड्रैगन को पकड़ लेता है। सियालिंग को भी पकड़ लेता है, पर सेंची उसके हाथ को पकड़ के रखता है। गाँव के बुजुर्ग केटी को कहते हैं कि हमें उस शैतान के गले पर तीर का निशाना लगाना होगा, तभी वो मर सकता है। पर उस बुजुर्ग की आत्मा भी आत्मा भक्षक ले जाते हैं और उस शैतान को दे देते हैं, और वो शैतान ड्रैगन को पकड़ के उसकी आत्मा खींच रहा था। सेंची ने सियालिंग को पकड़ के रखा था। अब शैतान को मारने के लिए केटी बिल्कुल सटीक शैतान के गले पर तीर का निशाना लगाती है और वो तीर चला देती है। वो तीर सीधा उस शैतान के गले पर जाके लगता है, जिससे महारक्षक उसकी पकड़ से छूट जाते हैं और उस शैतान को मारने लगते हैं। सेंची भी उस शैतान को टेनिस की ताकत से हराने लगता है। सेंची उस अंधेरे के हैवान को तबाह कर देता है, उस शैतान के चीथड़े उड़ा देता है। उस शैतान को मारने के बाद ड्रैगन उन्हें गाँव में उतारता है। गाँव में बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। शैतान के मरने के बाद सब लोग खुश होते हैं और जितने भी लोग इस लड़ाई में शहीद हुए उन सबको गाँव वाले श्रद्धांजलि देते हैं। फिर लास्ट में महारक्षक को दिखाते हैं, उड़ते चले जाते हैं। उसके बाद सेंची और केटी को दिखाते हैं। दोनों वही स्टार्टिंग में जिस बार में थे उसी जगह पर होते हैं और अपने दोस्तों को लड़ाई के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया को बचाया, पर उनके दोस्तों को यकीन नहीं होता। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से वोंग बाहर निकल आते हैं। वोंग उस बार में आकर सेंची को पुकारता है। सेंची अपना हाथ खड़ा करता है। वोंग सेंची को अपना नाम बताता है। सेंची उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, क्योंकि सेंची ने उसको लड़ते हुए देखा था वो विनीसन के साथ। वोंग उसको टेनिस के बारे में पूछता है कि वो अभी उसके पास है कि नहीं। सेंची वोंग को कहता है कि हाँ वो मेरे पास है। अब वोंग सेंची और केटी को अपने साथ ले जाता है। बार में सब लोग उन्हीं को देख रहे थे और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में मिड क्रेडिट सीन भी है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। मिड क्रेडिट सीन में वोंग को दिखाते हैं जो टेनिस को देखकर सोचना पड़ा होता है कि टेनिस आखिर कहाँ से आए। वहाँ पर ब्रूस बैनर भी होता है यानी हल्क, और साथ में अपनी कैप्टन मार्वल भी होती है। उनको भी पता नहीं होता कि आखिर ये चीज क्या है। कैप्टन मार्वल सेंची से पूछती है कि ये टेनिस तुम्हारे डेड के पास कितने वक्त से थे। सेंची बताता है कि हजारों सालों से उनके पास थी। उसके बाद ब्रूस इन 10 रिंग्स के रेडिएशन को देखकर बोलता है कि ये रिंग्स उससे भी पहले की है, मतलब कि हजारों सालों से पहले की है। उसके बाद वोंग सेंची को बताता है कि जब सेंची ने इन 10 रिंग्स का यूज किया तब उसके झटके कमर ताज तक महसूस हुए थे। फिर वोंग उन्हें
बताता है कि ये रिंग्स किसी को मैसेज भेज रही है। उसके बाद कैप्टन मार्वल को अर्जेंट कहीं पर जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए सेंचे को कहती जाती है कि अगर उसे कुछ भी काम हो तो ब्रूस के पास नंबर मिल जाएगा और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्रूस सेंचे को कहता है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। वो सबको ऐसा ही बोलकर निकल जाती है। ब्रूस भी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते सेंचे और कैटी को कहता है कि वेलकम टू द सर्कस। उसके बाद वॉन्ग उन्हें बताता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें होगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी और उन्हें वापस जाने से मना कर देता है। उसके बाद तीनों मिलकर गाना गाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में सेंची की बहन सियालिंग को दिखाते हैं। वो अपनी मम की तस्वीर देख रही होती है। तभी वहाँ रिजर्विस्ट आता है और सियालिंग को कहता है कि वो लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सियालिंग बाहर जाती है। अब उसने उसके पिता वेन्यू की जगह ले ली होती है। अब वहाँ लड़के और लड़के एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ऑसम है। मूवी का एक्शन भी बहुत अच्छा है। आप ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस।